नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अभी जो है हम क्वेश्चन बैंक का 10वीं कक्षा के लिए सॉल्यूशन लेकर आए हैं और इसका 2 पार्ट हम पहले अपलोड कर चुके हैं। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जब भी ऐसा वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास पहुंच जाए। और मैं 2 पार्ट जो वीडियो अपलोड किया हूं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है कि यदि हमें 10a प्लस बी इक्वल टू रूट अंडर 3 दिया हो, क्या दिया हो 10a प्लस बी इक्वल टू रूट अंडर 3, और क्या दिया हो 10a माइनस बी इक्वल टू 1 बाय रूट अंडर 3। 10a प्लस बी इक्वल टू रूट अंडर 3 और 10a माइनस बी इक्वल टू 1 बाय रूट अंडर 3। तो हमें क्या बोलता है कि a और b का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 10a प्लस बी हमारे पास क्या है, रूट अंडर 3 है। रूट अंडर 3 जो है बच्चों 10 60 डिग्री का भी वैल्यू होता है। ठीक है, तो अगर 10 दोनों तरफ कट गया तो हमारे पास क्या बचेगा, a प्लस बी इक्वल टू 60। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद है 10a माइनस बी इक्वल टू 1 बाय रूट अंडर 3। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी वैसे ही लिखेंगे 10a माइनस बी इक्वल टू, और ये 1 बाय रूट अंडर 3 जो है बच्चों ये 10 30 डिग्री का होता है, आप सभी को मालूम होना चाहिए। ठीक है, अब देखो इधर भी क्या हो जाएगा कि 10 दोनों कट जाएगा तो a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री बचेगा। ठीक है, अब हमारे पास 2 इक्वेशन हो गया, a प्लस बी इक्वल टू 60, a माइनस बी इक्वल टू 30। अब क्या करना हमको, a और b का मान निकालना। एकदम आराम से बच्चों हम यहाँ क्या लिखेंगे, समीकरण 1 प्लस 2। ठीक है, 1 प्लस 2 लिखेंगे तो क्या होगा कि a प्लस बी इक्वल टू 60 हो जाएगा और a माइनस बी इक्वल टू 30। अब देखेंगे कि इस क्वेश्चन में, इस इक्वेशन में एक माइनस बी प्लस बी जो है कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, a और a 2, ये 60 और 30 क्या हो जाएगा 90। इसीलिए a का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों 90, ये 2 यहाँ बाय में आ जाएगा तो 45 टाइम में, यानी कि a का वैल्यू कितना हो गया 45। अब बात आया b का। a तो हमको पता चल गया, अब हम b का कैसे निकालेंगे। अब हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, अब यहाँ पर हम लिखेंगे, इस जगह देखना, यहाँ पर लिखेंगे हम समीकरण 1 से। समीकरण 1 हमारे पास क्या है, a प्लस बी इक्वल टू 60। देखना मेरे प्यारे बच्चों, a का वैल्यू जो है हमको 45 मिल चुका है, हम यहाँ पर b लिखेंगे इधर 60। अगर यहाँ b का वैल्यू निकालेंगे, ये 60 है, ये 45 जो है बच्चों माइनस में जाएगा, इधर क्या बच जाएगा 15 बच जाएगा। तो इसीलिए a का जो वैल्यू हो गया वो कितना हो गया 45 और b का वैल्यू कितना हो गया 15। ये हो गया हमारा आंसर। अगला प्रश्न है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब यहाँ जो है बच्चों ये प्रायिकता चैप्टर का है। एक पासा है, उस पासे को क्या किया, एक बार फेंका गया, एक बार फेंका गया तो इसकी प्रायिकता क्या होगी कि अगर वो विषम संख्या हो, अगर वो सम संख्या, अगर वो अभाज्य संख्या हो। तो मेरे प्यारे बच्चों हम सभी को मालूम होना चाहिए कि ये जो पासा है बच्चों, पासा लूडो वाला गोटी होता है, उसमें क्या होता है कि डिजिट कौन सा लिखा होता है, तो 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। अगर हम पासा को हिलाएंगे और उसको टॉस करेंगे तो हो सकता है कभी 6 आ जाए, कभी 5 आ जाए, कुछ भी आ सकता है। अब ये कहता क्या है कि अगर यदि क्या हो कि अगर यदि एक विषम संख्या हो, क्या हो, एक विषम संख्या, तो अगर विषम संख्या हो तो इसकी प्रायिकता क्या होगी। मेरे प्यारे बच्चों प्रायिकता निकालने का फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बाय कुल परिणामों की संख्या। ठीक है, अब ये अनुकूल परिणामों की संख्या क्या हुआ और कुल परिणामों की संख्या क्या। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ विषम संख्या जो है, विषम संख्या कितनी बार है, एक ये विषम है, ये विषम है, ये 3 को विषम संख्या है। तो अनुकूल परिणामों की संख्या जो है वो 3 लिख देंगे, और कुल परिणामों की संख्या तो टोटल इसमें कितने हैं बच्चों 6 ठो है, तो इसका 6 हो जाएगा। अब 3 से इसको 3 बन जाए 3, 3 2 6 कर देंगे तो 1/2 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, दूसरा प्रश्न जो है दूसरा नंबर में लिखा हुआ है कि अगर वो क्या हो जाए, अगर वो क्या हो जाए कि सम संख्या हो तो प्रायिकता क्या होगा, मतलब सम संख्या आने का चांस कितना है।
तो फॉर्मूला तो आप सभी को मालूम ही है कि अनुकूल बटा कुल। अब अनुकूल इसमें कितना है, तो सम संख्या के बार आ सकता है, सम संख्या 1 2 3 बार है। कौन कौन सा, 2 4 6, तो 3 बार है। तो फिर क्या करेंगे, अनुकूल परिणाम की संख्या 3 बटा कुल क्या हो गया 6। 3 का टेबल में एक बार में कटा, ये 2 बार में कटा, तो आंसर क्या हो गया फिर 1/2। तीसरा नंबर में क्या बोला है, तीसरा नंबर में बोला है कि अभाज्य संख्या अगर होगा तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, क्या होना चाहिए, अभाज्य संख्या। तो फिर प्रायिकता लिखेंगे और ब्रैकेट में जो निकालना है बोला वो लिख देंगे, एक अभाज्य संख्या। ठीक है, इसका भी फॉर्मूला वही होगा, अनुकूल बटा कुल। अब अभाज्य संख्या यहाँ पर क्या है, अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जिसका 2 ही गुणनखंड हो। तो यहाँ 2 का 2 गुणनखंड है, सॉरी 1 का 2 गुणनखंड होगा। सॉरी ये 1 जो है बच्चों ना भाज्य है ना अभाज्य है। पहला अभाज्य संख्या जो है 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 5। क्यों, क्योंकि 2 का जो है फैक्टर हम करेंगे तो 1 और 2 होगा, 3 का फैक्टर करेंगे तो 1 और 3 होगा, और 5 का करेंगे तो 1 और 5। इसमें देखो दो दो तो फैक्टर है, जिसका 2 फैक्टर होगा वो अभाज्य होता है। 1 तो कुछ भी नहीं है, ना भाज्य ना अभाज्य, क्योंकि उसका एक ही फैक्टर सिर्फ 1 होता है। और यहाँ पे 4 जो है उसका 3 होता है, 1 2 4। इसीलिए ये अभाज्य संख्या कौन कौन, 2 3 5, तो 3 को हो गया। तो अनुकूल में क्या लिखेंगे 3 और कुल में क्या लिखेंगे 6। तो फिर 3 एकम 3, 3 दूना 6, आंसर फिर क्या हो गया 1/2। ठीक है बच्चों, अब हम अगले प्रश्न को देखेंगे। अब जो अगला प्रश्न है बच्चों कि मीनार के आधार से सरल रेखा में एक 4 मीटर और एक 9 मीटर की दूरी पर बिंदु है। क्या है प्रश्न, ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, ये एक मीनार है मान लिया जाए, और ये एक सरल रेखा है। अब क्या है कि इसमें एक 4 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है, यहाँ पर मान लेते हैं, और एक 9 मीटर की दूरी पर है। इसके साथ भी कौन बन रहा है, इसके साथ भी कौन बन रहा है। अब ये जो बिंदु है ये कितना दूरी पर है, 9 मीटर की दूरी पर है, और ये 4 मीटर की दूरी पर है। अब एक 9 मीटर की दूरी पर है, एक 4 मीटर की दूरी पर। हाँ तो बच्चों इसमें क्या बोले कि ये एक मीनार है, ठीक है, और ये मीनार में क्या है, एक सरल रेखा है। ठीक है, इस रेखा पर क्या है, एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर है। मान लेते हैं ABCD। ठीक है, अब क्या कहता है कि ये जो दो बिंदु 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर यहाँ से है, इसके साथ ये इसका शिखर का जो उन्नयन कोण है वो पूरक कोण है। पूरक कोण का मतलब है कि ये कोण और ये कोण दोनों को मिलाकर 90 डिग्री होगा। इस तरह का क्वेश्चन आप लोग हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर में पढ़े होंगे कि अगर यहाँ 60 एंगल बन रहा है, कहीं 45 बनता है, 30 बनता है, तो इसमें क्या बोला कि ऐसा एंगल बन रहा है कि दोनों मिलाकर क्या होना चाहिए, पूरक कोण होना चाहिए, यानी कि 90 डिग्री होना चाहिए। अब हमको बताना है कि ये भी जो है ये 6 मीटर होगा, ये हमको सिद्ध करके दिखाना, प्रूफ करके कि ये भी क्या हो जाएगा 6 मीटर। देखिए इस तरह का प्रश्न कैसे बनाते हैं, सबसे पहले हम लोग को लिखना होता है कि माना AB एक मीनार है। ठीक है, माना AB एक मीनार है, और क्या है भाई, और यहाँ पे एक सरल रेखा पर बिंदु, क्या लिखे, एक सरल रेखा पर बिंदु C तथा D हैं, जिसके साथ मतलब इस बिंदु के साथ क्या हो रहा है कि मीनार के शिखर जो है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो क्या है, पूरक कोण है। ठीक है, लिख दिए। अब आगे हमको क्या करना है, अब हमको सिद्ध करना है कि AB 6 मीटर होगा। ठीक है, हमारे पास जो है BC = 4 मीटर दिया है और BD = 9 मीटर दिया है। बच्चों हम यहाँ क्या करते हैं, इस एंगल को हम थीटा मान लें, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों मिलाकर 90 होना चाहिए। ये अगर 30 तो ये 60, ये 40 तो ये 50, यानी कि इसमें घटाव कर देंगे। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे यहाँ पे हम कोण ACB = थीटा, यहाँ माना लिख दो, इसको माने इसको है, दिया नहीं था।
अगर कौन ए सी बी थीटा मान लिए तो इसीलिए कौन ए डी बी जो है वो क्या होगा बच्चों, तो 90 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों मिलाकर पूरा कौन है 90 होना चाहिए। अब आगे देखते हैं बच्चों त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में हम क्या देखते हैं कि अगर हम टेन थीटा इक्वल टू लिखें तो टेन थीटा का फॉर्मूला तो पी बटा बी होता है। ठीक है बच्चों, टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी होता है। उसके बाद थीटा तो जो एंगल है वो तो थीटा ही है। अब पी क्या है, इसके सामने वाला जो है बच्चों पी होता है और नीचे वाला क्या होता है बी होता है। अब इसके सामने वाला पी, इसका नाम क्या है बच्चों ए बी है। अच्छा चलो हम ए बी लिख देते हैं इसका नाम, और ये बी का नाम क्या है बच्चों, तो इस त्रिभुज में देखेंगे, इस त्रिभुज में इसका नाम क्या है, तो इसका नाम बी सी है। ठीक है, उसके बाद ए बी का जो मान है बच्चों वो दिया गया नहीं है, लेकिन बी सी का जो मान है वो कितना दिया गया है 4। हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। और क्या करते हैं बच्चों, और हम दूसरा त्रिभुज को लेते हैं, बड़ा त्रिभुज को, त्रिभुज ए डी बी में। इसमें क्या हो रहा है, फिर से अगर हम टेन थीटा इक्वल टू फॉर्मूला लिखें तो वही पी बटा बी फॉर्मूला होगा। और जब ए डी बी मतलब यहाँ तक हम ले लिए तो ये वाला एंगल बनेगा, इसके सामने वाला ये पी बन जाएगा, नीचे वाला पूरा यहाँ तक बी ले लेंगे। ठीक है, तो थीटा का मान अब की बार 90 माइनस थीटा लिखेंगे, और पी अब की बार पी जो है वो तो ए बी ही रहेगा। जब ये कौन बनेगा तो इसके सामने वाला यही तो पी रहेगा, लेकिन बी अब की बार यहाँ तक आ जाएगा क्योंकि हम यहाँ तक एंगल लिए हुए हैं त्रिभुज को। ठीक है, यानी कि बी बी हो जाएगा। अच्छा, टेन 90 माइनस थीटा जो है बच्चों उसको तो हम लोग जानते हैं कि कॉट थीटा होता है। ठीक है, टेन 90 माइनस यहाँ लीजिए कॉट थीटा, और ए बी बाई बी डी, ए बी जो है बच्चों ए बी और बी डी का मान 9 है। इसको इक्वेशन नंबर 2। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इक्वेशन यानी कि समीकरण 1 गुना 2, दो समीकरण मान लिए, दोनों को इंटू कर देंगे। जब दोनों को इंटू करेंगे तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, और इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा ए बी बटा 4 गुना ए बी बटा 9। यहाँ पे हम क्या करते हैं, दोनों समीकरण को गुना कर रहे हैं, तो टेन और कॉट को गुना करेंगे तो एक आएगा, ए बी गुना ए बी स्क्वायर आ जाएगा, 4 गुना 9 क्या हो जाएगा 36। नीचे 1 डालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इसमें जाएगा तो ए बी स्क्वायर, 36 गुना एक करेंगे 36, इसीलिए ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर को ख़त्म करेंगे, इधर जाकर रूटेंडर बन जाएगा, और रूटेंडर 36 का मान 6 मीटर होता है बच्चों। यही हम लोगों को प्रूफ करना था। यहाँ पे एक समस्या होगा कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 कैसे आया, तो आप इसको ज़रा समझ लेंगे यहीं पे साइड में कि टेन थीटा और इंटू कॉट थीटा को हम 1/10 लिखेंगे, तो टेन टेन कट जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं कि आप लोग को सभी पॉइंट लाइन बाय लाइन समझ में आ जाता है। अगर कोई समझ में नहीं आता है तो आप हमको कमेंट में बता सकते हैं, मैं पूरी प्रयास करूंगा अगले वीडियो में इसको बेटर करने का। उपलब्धि है। ठीक है, चलिए प्रश्न है, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले शंकु के आकार का है। अभी खिलौना का बात कर रहा बच्चों, यहाँ पे खिलौना जो है वो कैसा है, तो ये खिलौना जो है बच्चों एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। ठीक है, मान लेते हैं ये खिलौना है, ये खिलौना है। क्या बोल रहा है इसके बारे में कि एक शंकु के आकार का है। एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर है। किस पर है, एक अर्धगोले पर है, एक अर्धगोला है, इसी पर क्या एक शंकु है। ठीक है, क्लियर समझ के। अच्छा, इसकी त्रिज्या कितनी है 3.5, आर बराबर 3.5 सेंटीमीटर है। आगे बोलता है एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर शंकु के आकार का जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर है, मतलब ये अर्धगोले जो है इसका भी त्रिज्या यही सेम है। इसकी संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर। ये खिलौना जो बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ तक है पूरे, अब पूरी की ऊंचाई कितना है 15.5। मतलब हम एक खिलौना तब हुआ जब खिलौना में शंकु भी आ गया और अर्धगोला भी आ गया। अब हमको कहता है कि इसकी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें, यानी कि हमको इसमें क्या निकालना है, खिलौने का संपूर्ण, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, तो अगर हमको यहाँ निकालना है खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या होगा,
तो देखो खिलौना में क्या क्या शामिल है, एक शंकु है, एक अर्धगोला है। तो हम क्या करेंगे, ये शंकु और ये अर्धगोला जो है दोनों का एरिया निकाल कर जोड़ देंगे। यानी कि हम यहाँ क्या लिख देंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और प्लस क्या कर देंगे इसमें, प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बच्चों शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो फॉर्मूला क्या होगा, तो शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है बच्चों उसका फॉर्मूला होगा पाई आर एल। और अर्धगोला जो है बच्चों, तो अर्धगोला का क्या होता है, तो गोला का 4 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोला का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब आगे हम कैसे सॉल्व करेंगे, पाई जो है दोनों पाई का वैल्यू तो सेम होता है, तो पाई को हम कॉमन ले लेंगे। और आर जो है वैल्यू, देखो यहाँ क्वेश्चन में लिखा है कि इस दोनों का त्रिज्या सेम है 3.5 3.5, तो आर को भी हम कॉमन ले लेंगे। अब बचेगा हमारे पास क्या, अगर हम पाई आर को कॉमन लिए जहाँ एल बचा रह गया, और यहाँ से पाई आर कॉमन लिए 2 रहा और एगो आर रह गया, क्योंकि आर स्क्वायर वहाँ पे 2 आर था, तो एक आर हम निकाल लेंगे, आर बचा रह गया। अब हमको क्या करना होगा, यहाँ वैल्यू पुट करना होगा। अब तो कॉमन वगैरह सब हो गया लिखने का। अब हम वैल्यू पुट करेंगे बच्चों, उसके पहले जरा सा ध्यान देना, यहाँ पर देखना एल लिखा हुआ है, एल हमको जो है वो निकालना होगा। एल क्या होता है, तो ये शंकु जो है इसकी ये तिर्यक ऊंचाई, टेढ़ी ऊंचाई को एल कहते हैं। ये एल हमको दिया गया नहीं है, वो एल हमको निकालेंगे। वो एल का फॉर्मूला क्या होता है, शंकु का जो आर है और जो एच है दोनों को स्क्वायर करके जोड़ देंगे, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब हमारे पास आर कितना है, ये शंकु का आर, तो शंकु का आर तो 3.5 है, तो 3.5 का स्क्वायर कर देंगे। और एल जो है, एल हमारे पास कितना है, सॉरी एच, तो शंकु की टोटल ऊंचाई जो है बच्चों वो 15.5 है। आप सोचिए अगर टोटल 15.5 है, ठीक है, ये 3 है बच्चों, इसको ध्यान देना है। अब एच जो है टोटल 15.5 है, इसमें से हम क्या करेंगे, ये 3.5 जो है इसको माइनस कर देंगे, मतलब कितना बचेगा 12, तो 12 का स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, जरा यहाँ समझना कि अगर इसकी त्रिज्या 3.5 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का ऊंचाई कितना होगा 3.5। अब सोचिए ये पूरी ऊंचाई 15.5, अगर ये 3.5 तो ये शंकु वाला कितना बचा रह गया, तो ये 15.5 में ये 3.5 को माइनस कर देंगे तो ये 12 बचा रह गया। ठीक है, अब हम इसको इंटू करेंगे, 3.5 को 2 बार आने की 35 इंटू 35 इंटू करेंगे तो ये कितना होगा, इतना हो जाएगा 1225। ठीक है बच्चों, यहाँ एक ये जब पॉइंट जो है दोनों में देंगे तो ये 2 डिजिट के बाद पॉइंट हो जाएगा, एक यहाँ एक यहाँ, यानी कि 12.25। और 12 का जो स्क्वायर है बच्चों 144 होता है। अब ये दोनों को हम जोड़ देंगे, 144 और 12 156.25। इसका जब वर्गमूल निकालेंगे बच्चों तो 12.5 आएगा शायद, एक बार देख लेते हैं। हाँ तो बच्चों ये L जो था इसका वैल्यू हम लोग निकाल दिए, कितना आ गया 12.5। ये हम साइड में सॉल्व कर दिए ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर भी सॉल्व करके दिखा सकते थे। तो अब क्या करेंगे, आराम से यहाँ पे पाई का वैल्यू हम 22/7 लिखेंगे, आर का वैल्यू जो है वो तो 3.5 है ही, और L का जो वैल्यू निकल गया 12.5 निकल गया, और 2 इंटू आर का वैल्यू, तो आर कितना था 3.5 था। अब देखेंगे 22/7 इंटू 3.5, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 12.5 है, पहले इसको इंटू कर लेंगे तो ये 7 आ जाएगा। 22/7 इंटू 3.5 इंटू इसको ऐड कर देंगे तो 12 और 7 कितना हो जाएगा बच्चों 19 हो जाएगा। 19.5 ये 0.5 बार में कट जाएगा 22 से। ठीक है, अब इसको इंटू करेंगे 22 से 0.5 को तो 11 आ जाएगा, क्योंकि 0.5 का मतलब होता है आधा, तो 22 को आधा करेंगे 11, 11 को फिर क्या करेंगे 19.5 में अब की बार हम गुना कर देंगे। 11 पचे 55 बचा 5, 11 99 5 104 बचा 10, 11 कम 11 और 10 21। ठीक है, दूसरा 10.5 जो है बच्चों मेरे अनुसार से आंसर आता है। हो सकता है मल्टीप्लाई वगैरह में कहीं कुछ मिस्टेक हो तो आप इसको फिर से एक बार कैलकुलेशन करके देख लेंगे, क्योंकि हमारे पास तो आंसर शीट है नहीं बच्चों जिससे हम आंसर मिलाएंगे। ठीक है, अब जो अगला प्रश्न है बच्चों, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है। ठीक है,
एक ठोस है वो कैसा है, तो एक ठोस है वो अर्धगोले पर खड़ा है, ठीक है। एक ठोस जो है वो अर्धगोले पर खड़ा है और वो शंकु के आकार का है। मतलब एक शंकु है, जैसे कि पिछला क्वेश्चन बताइए, एक शंकु है एक अर्धगोले पर है। ये एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है। मतलब इस तरह का एक ठोस है जिसमें शंकु है, नीचे अर्धगोला है, मतलब जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है और इसकी त्रिज्या जो है कितना है, 1 सेंटीमीटर ही है। आगे बोलता था शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। ये कितना ऊंचाई है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक, इसका एच बराबर वही 1 सेंटीमीटर ही है। अब कहता है कि ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। यानी कि सीधा सीधे प्रश्न है, एक शंकु है एक अर्धगोला है, दोनों एक साथ मिला हुआ है, इन दोनों का हमको क्या करना है, हमको आयतन निकालना एक साथ और पाई के पदों में, मतलब पाई का वैल्यू पुट नहीं करना है। एकदम आराम से लिखेंगे हम ठोस का आयतन, ठीक है। तो ठोस का जो आयतन होगा वो तो क्या लिख देंगे यहाँ पर हम, शंकु का आयतन, और क्या कर देंगे बच्चों, प्लस कर देंगे। प्लस किसको करेंगे, तो अर्धगोला है यहाँ पे, तो अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, ठीक है। शंकु का जो आयतन है बच्चों, तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और जो अर्धगोला है बच्चों, अर्धगोले का क्या होता है, अर्धगोले का होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब देखो ये 1/3 लिखेंगे, पाई लिखेंगे और आर लिखेंगे, ये सबको हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। क्यों, क्योंकि पाई का वैल्यू सेम होता है, आर का वैल्यू सेम होता है, और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर में कॉमन लेंगे, क्योंकि यहाँ 2 है यहाँ 3 है, तो हम 2 बार आराम से कॉमन ले सकते हैं। अब इसमें से 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन लिए, यहाँ एच बचा रह गया, और इसमें से जब हम 1/3 कॉमन लेंगे तो 2/3 का मतलब होता है बच्चों 2 गुना 1/3। अब सोचिए अगर हम यहाँ से 1/3 ले लिए तो क्या बचा रह गया, 2 बचा रह गया, और हमारे पास क्या बचा रह गया, पाई तो हम ले चुके हैं, आर यहाँ 3 गो है जिसमें 2 गो ले चुके थे, 1 गो यहाँ बचा रहेगा। इसके बाद देखना बच्चों 1/3 पाई का वैल्यू हमको पुट करने नहीं बोला है, पाई के पदों में ही आंसर निकालना है। और आर का जो वैल्यू है बच्चों, आर का वैल्यू 1 दिया तो 1 लिखेंगे, एच का वैल्यू भी 1 दिया है तो 1 लिखेंगे, 2 इंटू आर का वैल्यू 1। अब 1/3 इंटू पाई इंटू 1, और 1 और इसको ऐड करेंगे, 2 इंटू 1 2, तो 1/3 इंटू पाई इंटू 1 इंटू 2 और 1 3। अब क्या हुआ कि 3 3 मेरा कट गया, तो आंसर क्या बचा रह गया, पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया आंसर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, निम्न आंकड़ों से माध्य ज्ञात कीजिए। अब इस प्रश्न को क्या करना है, माध्य ज्ञात करना है, ठीक है बच्चों। अब 2 प्रश्न और बचा हुआ है, इसको भी देख ही लेंगे, आराम से समझ में आ जाएगा, एक बार सीख जाओगे तो फिर ये पूरा चैप्टर ही सॉल्व हो जाएगा। जैसे ये 14.1 का एनसीईआरटी का है, आप इसको एक क्वेश्चन मेरा देखेंगे पूरा चैप्टर सॉल्व हो जाएगा आपसे, ठीक है। चलिए देखते हैं, आप नहीं भी कुछ पढ़े तो भी ये समझ में आ जाएगा। यहाँ पे माध्य निकालना है। माध्य कैसे निकालते हैं बच्चों, माध्य का एक फॉर्मूला होता है। माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ, ये माध्य का फॉर्मूला होता है। अब सिग्मा एफ एक्स तो सिग्मा एफ क्या है ये जानना होगा। तो देखो बच्चों यहाँ पे वर्ग अंतराल है, यहाँ बारंबारता, बारंबारता को एफ कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो सिग्मा का मतलब होता है इसका जोड़ करना है, ठीक है। तो सिग्मा एफ मतलब सारे एफ को जोड़ दो, 4 5 9 9 12 कितना हो जाएगा, 21 21 और 2 23 और 2 25, यानी कि यहाँ पे सिग्मा एफ जो है वो कितना हो गया, 25। सिग्मा एफ एक्स क्या होगा, सिग्मा एफ, पहले एफ एक्स निकालेंगे तो उसको जोड़ देंगे, सिग्मा एफ एक्स हो जाएगा। अब एफ एक्स क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले उसके लिए हमको एक्स निकालना होगा। एक्स क्या होता है, तो ये दोनों के बीच का, जैसे 100 और 150 के बीच में अगर दोनों को हम औसत निकालें, 100 प्लस 125, अब बटा 2 कर देंगे, तो दोनों को जोड़ेंगे 150 यहाँ पर है, तो 250 बटा 2 हो जाएगा, तो कट के 125 हो गया। तो इसका जैसे दोनों के बीच 125 है तो इसका मध्य बिंदु 125 हो गया, ठीक है। और आगे इसका क्या होगा बच्चों, ये दोनों को जोड़ेंगे, देखो तो एक इसका 125 हो गया। अब दोनों सबके बीच में 50 का डिफरेंस है, सब में 50 जोड़ते जाएंगे। आप चाहें तो ऐसे सॉल्व इसको भी कर सकते हैं, 150 प्लस 200/2 कर सकते हैं, तो जोड़ेंगे 350/2 होगा, कटाएंगे तो 175 आ जाएगा। या नहीं तो आप क्या करेंगे, एगो निकाल लेंगे, सब में जो डिफरेंस है 50 का, सब में 50 जोड़ते जाओ,
ये 175 हो जाएगा, ये 225 हो जाएगा, और ये 275 हो जाएगा, और ये फिर 325 हो जाएगा। अब ये निकला। अब इससे क्या निकालेंगे, एफ एक्स में क्या दोनों को गुना करना है। 125 गुना 4 कर देंगे तो क्या होगा, तो 500 होगा। 175 को 5 से गुना करेंगे तो 5 गुना 5 25 हो गया, 5 गुना 7 35, और 237 के साथ बचा 3, 5 का 5 3 8 हो गया। 12 पंचे 60 के 0 बचा 6, 12 दूना 24 और 36 के 0 बचा 3, 12 दूना 24 और 3 27। 2 गुना 275 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 2 पंजे 10 के 0 बच्चा 1, 2 14 15 5 1, 2 दूना 4 1 5। इसको करेंगे बच्चों 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 5, 2 3 जा 6। ठीक है, सबको जोड़ते जाओ। 5 7 5 12 5 17 7 बचा 1 1 5 6 6 8 14 14 7 21 21 और 5 26 और 6 32 के 2 बचा 3 3 और 2 5। ठीक है, अब हमारा मिल गया सिग्मा एफ एक्स। ठीक है, अब माध्य बराबर क्या, सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ हमारा कितना हो गया 5275, और सिग्मा एफ कितना हो गया 25। इससे क्या करेंगे बच्चों, इसको आराम से हम कट कर देंगे। 25 दूना 50 बचेगा 2, 25 से कम 25, 25 कम 25, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा 211 हो जाएगा। फिर मैं एक बार रिपीट करता हूँ बच्चों, अगर कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो तो आप उसको खुद से एक बार जांच कर लेंगे, क्योंकि हो सकता है कैलकुलेशन मेरा मिस्टेक हो जाए, कोई बड़ी बात है नहीं, जोड़ घटा गुना में कुछ गलती करना। अब हम लोग अगली प्रश्न में आएंगे, ये आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, माध्यक है। ठीक है, ये जो है बच्चों ये एक्सरसाइज 14.3 का है। ठीक है, हम आपको गारंटी कह सकते हैं कि आपको इससे पहले जो क्वेश्चन बनाए उससे अगर 14.1 को बनाएंगे पूरा चैप्टर सॉल्व हो जाएगा, इसको बनाने से इसका पूरा चैप्टर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसको पहले देख लेते हैं अच्छे तरीके से हम। इसमें हमको क्या करना है, देखिए वर्ग अंतराल हमको दिया गया, बारंबारता दिया। अब इससे क्या करना है, संचयी बारंबारता निकालना पहले, और संचयी बारंबारता निकालने के बाद ही इसका माध्यक निकलेगा। ठीक है, जरा इसके पहले हम जान लें कि माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, माध्यक का फॉर्मूला होता है बच्चों L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू एच, यानी कि इतना चीज़ हमको मालूम होना चाहिए तब ये सॉल्व होगा। क्या क्या, L होना चाहिए, n/2 होना चाहिए, CF होना चाहिए, F होना चाहिए, H। हम क्या करते हैं बारी बारी से पहले लिख लेते हैं कि ये सब चीज़ें है क्या, L क्या है। ठीक है, सबसे पहले उसको जानने के लिए n जानना होगा। n क्या होता है, सभी को जोड़ देना है। सबको जोड़ेंगे 5 8 13 20 33 और 15 48 7 55 5 60। n कितना हो गया बच्चों इसका 60। अच्छा, अब संचयी बारंबारता क्या होता है, ये 5 यहाँ लिख देना है। ध्यान से देखना बच्चों, पूरा चैप्टर इससे सॉल्व हो जाएगा। ये 5 हो गया, इसको हम ऐसे जोड़ेंगे तो 5 8 कितना हो जाएगा 13, इसको हम ऐसे जोड़ेंगे 13 20 कितना हो जाएगा 33, इसको हम ऐसे जोड़ेंगे 33 15 कितना हो जाएगा 48, इसको जोड़ेंगे तो 55, फिर जोड़ेंगे तो 60 हो गया। ये दोनों सेम होता है, इसका नियम है, अगर दोनों सेम आ जाए समझना यहाँ तक सही है। ठीक है, अब आगे हम क्या निकालेंगे बच्चों, n/2। n/2 बोले तो 60 को 2 से भाग दो तो 30 बार में कट गया। आगे अब निकालना हमको क्या है, इसका माध्यक वर्ग। ठीक है, यानी कि माध्यक जो निकलेगा उसका वर्ग कौन सा है, माध्यक निकलने से पहले माध्यक का वर्ग हम लोग को पता चल जाएगा। यहाँ माध्यक वर्ग कौन है, तो ये 30 जो n/2 है, इससे अधिक कौन है 33 है, इसका जो वर्ग अंतराल है ये माध्यक वर्ग कहलाएगा, यानी कि 20 30 कौन होगा माध्यक वर्ग। फिर से वह समझाते हैं, n/2 जितना निकले उससे ज़्यादा संचयी बारंबारता को देखना, लास्ट वाला कॉलम को, n/2 से ज़्यादा इसमें जो है उसका वर्ग अंतराल, तो इससे ठीक ज़्यादा कौन है 33 से पहला वाला, इससे सब ज़्यादा है लेकिन पहला वाला लेना हमको, इसका जो वर्ग अंतराल है वही माध्यक वर्ग हो गया। अब L क्या होता है, इसमें जो निम्न सीमा है कम वाला वो L हो गया। उसके बाद अब यहाँ पे F क्या होता है बच्चों, इसकी बारंबारता F होता है 20। आगे आ गया CF क्या होता है बच्चों, इससे ठीक पहले जो था 33 से पहले कौन था 13, यानी कि जो माध्यक वर्ग चुने उससे पहले वाला वर्ग देखना, उसकी संचयी बारंबारता। इसके बाद बच्चा क्या लगे H क्या होता है बच्चों, बीच का डिस्टेंस कितना वर्ग अंतराल में 10 10 का सब में है तो 10 हो गया। अब हम आराम से क्या करेंगे, इसमें वैल्यू को पुट करते जाएंगे। जैसे L है हमारे पास तो L का वैल्यू कितना, L 30 पुट कर दो यहाँ पे। n/2 है, n/2 का वैल्यू कितना है, तो देखो सॉरी L का वैल्यू 20 और n/2 का वैल्यू 30, माइनस CF किसको लिए 13। इसके बाद F कितना है बच्चों
20, फिर h कितना है 10। अब क्या करेंगे, पुट करेंगे यहाँ पे हम 20 प्लस 30 में 13 गया तो 17, यहाँ 20 इंटू 10, 20 प्लस 17/20 इंटू 10 करेंगे, 10 से ये 2 बार में कटेगा, यानी कि 20 प्लस 17/2। अब यहाँ क्या करेंगे, बहुत कोई भिन्न का जोड़ करते हैं, लेकिन मेरा कहना है कि इससे बढ़िया है इसको डिवाइड कर दो 2 से 17 को। डिवाइड कर देंगे इसको 2 से 17 को, 8.5 आएगा, जोड़ देंगे तो 28.5 इसका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, मैंने पूरा प्रयास किया बढ़िया से बढ़िया इसको डील करने का। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया होगा तो दूसरों को वीडियो शेयर करेंगे, लाइक कर देंगे जितना ज़्यादा हो सके। ठीक है, फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।